एक समय था जब उड़ना सिर्फ अंग्रेजों का शौक माना जाता था और एक आम हिंदुस्तानी के लिए बस एक सपना। लेकिन 1932 में एक ऐसा आदमी जिसका सपना था इंडिया को आसमान में ले जाना, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी जेआरडी टाटा, भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट, सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक विजनरी। उनका मानना था कि एविएशन सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक नेशनल ड्यूटी है, और इसी ड्यूटी का पहला कदम था टाटा एयरलाइंस। 15 अक्टूबर 1932 सुबह सुबह कराची के रनवे से एक छोटा सा डे हैविलैंड पुश मॉथ एयरक्राफ्ट उड़ा। उसके पायलट थे जेआरडी खुद, और उस पायलट का रूट था कराची से अहमदाबाद, बेल्लरी और फिर मद्रास। और इस फ्लाइट का मिशन था मेल डिलीवरी, लेकिन असली मिशन था भारत के एविएशन का युग शुरू करना। उनके पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट थे, 2 पायलट्स थे और 2 मैकेनिक्स थे। इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, लेकिन जुनून हिमालय से भी ऊंचा था। टाटा एयरलाइंस ने आते ही स्टैंडर्ड सेट कर दिए, सेफ्टी, सर्विस, पंक्चुअलिटी। उनका कहना था, एन एयरलाइन मे बी अ बिजनेस बट टू मी इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। 1938 तक टाटा एयरलाइंस का नेटवर्क दिल्ली और कोलंबो तक बढ़ चुका था। और फिर आई वर्ल्ड वॉर 2, जब दुनिया डर के मारे हवा से दूर हो रही थी। टाटा एयरलाइंस ने अलाइड फोर्सेज के लिए सप्लाई मिशंस, इवैक्यूएशंस और ट्रूप मूवमेंट संभाले। ये एक कॉमर्शियल एयरलाइन नहीं, एक देशभक्ति की हवाई सैनिक बन गई। फिर आया 1946, इंडिया आजादी की तरफ बढ़ रहा था और टाटा एयरलाइंस एक नई पहचान की तरफ बढ़ी। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर रखा गया एयर इंडिया लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और उसी साल तय हुआ, अब इंडिया ग्लोबल उड़ान के लिए रेडी है। 8 जून 1948 एयर इंडिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट हुई, बॉम्बे से लंदन वाया कायरो और जेनेवा। कॉकपिट में खुद जेआरडी टाटा भी मौजूद थे, जो इस ऐतिहासिक उड़ान के पल पल के गवाह बने। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये था इंडिया का वर्ल्ड स्टेज पे एंट्री पास। जेआरडी के लिए हर पैसेंजर एक गेस्ट था। एयर होस्टेस की स्माइल से लेके सीट की सफाई तक हर चीज वर्ल्ड क्लास थी। और एयर इंडिया बन चुकी थी एक फ्लाइंग एम्बेसडर ऑफ इंडियन एलिगेंस। दोस्तों, ये था एक गोल्डन बिगनिंग, एक छोटी मेल फ्लाइट से लेके एक ग्लोबल एयरलाइन तक का सफर। जेआरडी टाटा ने सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बनाई, एक सपना दिया, एक स्टैंडर्ड सेट किया और इंडिया को दिखाया कि हम भी हवा में दुनिया से कम नहीं हैं। साल था 1953। नेहरूवियन सोशलिज्म अपने पीक पर था और सरकार का मानना था की सेक्टर्स जैसे रेलवेज, पावर, बैंकिंग और एविएशन सब कुछ पब्लिक ओनरशिप में आना चाहिए। और इस राष्ट्रवादी सोच के तहत एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने एयर इंडिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। एयर कॉरपोरेशंस एक्ट पास हुआ और 1953 में टाटा एयरलाइंस बन गई एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड। ओनरशिप शिफ्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में। हाँ, जेआरडी टाटा फिर भी चेयरमैन बने रहे, लेकिन अब पावर था सरकारी बाबूज के पास। जितेंद्र भार्गव, जो खुद एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, उन्होंने लिखा था कि नेशनलाइजेशन के बाद एयरलाइन में एक आर्काइक वर्क कल्चर डेवलप हो गया था। मतलब कि बॉस इज ऑलवेज राइट वाला सिस्टम, जहां सीनियरिटी की वैल्यू टैलेंट से ज्यादा होती है। एक बार सोच के देखो, बिना एविएशन बैकग्राउंड के आईएएस ऑफिसर सब एयरलाइन कंपनी चला रहे थे। डिसीजन मेकिंग धीरे हो गया, इफिशियंसी की जगह आई पॉलिटिक्स और कस्टमर ऑब्सेशन की जगह आई फाइल पुशिंग। एक जमाना था जब एयरलाइन को पैलेस इन द स्काई कहते थे, लेकिन 1970s तक ये पैलेस धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिक बंगलो बन चुका था। स्टाफ यूनियंस पावरफुल हो गई, हायरार्की रिजिड हो गई और इनोवेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नए बाबूज का अपॉइंटमेंट हो गया। और ऊपर से 1973 का ऑयल क्राइसिस ने एयरलाइन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। जेट फ्यूल प्राइसेज आसमानों को छू गए। एयर इंडिया जैसे लॉन्ग हॉल ऑपरेशंस पे इसका डायरेक्ट असर पड़ा और एयर इंडिया लेगेसी पर जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असली दुनिया में वो पीछे छूटती जा रही थी। कंपटीशन तो था नहीं, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी उससे भी बुरा होता है। जेआरडी टाटा ने कोशिश की सरकार को समझाने की कि एयरलाइन को चलाना कोई फाइल का काम नहीं है, ये एक आर्ट है, लेकिन 1978 में उन्हें ही उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। उन्होंने कहा था, आई हैव बीन हर्ट बाय द मैनर इन विच I was removed। और वहीं से एयर इंडिया एक फ्लाइंग इंस्पिरेशन से बदल गई थी एक सिंकिंग पीएसयू में। 1980s में एविएशन सेक्टर काफी एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन एयर इंडिया का एक्सपेंशन स्ट्रेटजी से नहीं,
सिफारिशों से हो रहा था। वीआईपी कल्चर फुल ऑन था। प्लेन्स भर जाते थे नेताओं, उनके रिश्तेदारों और बाबू लोगों से। और पैसेंजर सर्विस का क्या, वो तो शायद प्रिविलेज समझ के ही मिलती थी। दूसरी तरफ एक और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इंडियन एयरलाइन, जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए थी, वो भी एक बीमार पीएसयू बन चुकी थी। डिलेज, बैड सर्विस, पुअर फूड और हाँ, एक और लेगेसी, स्ट्राइक्स। 1990s आते आते दोनों कंपनीज के लॉसेज रनवे पे उतर चुके थे, पर सरकार अब भी सो रही थी। कंपनी चलाने की किसी को नहीं पड़ी थी, सब बस अपना जेब गर्म करने में लगे थे। और सरकारी बाबू लोग सरकारी नौकरी के मजे लेने में बिजी थे। सबको लगता था कि फ्लाइट के जैसे ही कंपनी भी ऑटो पायलट पे चल जाएगी। फिर आया 2000s का ड्रामेटिक ट्विस्ट, द मर्जर। साल था 2007 और मनमोहन सिंह की सरकार ने सोचा, चलो दोनों विमान एयरलाइंस को मिला दो, हो सकता है एक हेल्दी एयरलाइन बन जाए। और हो गया मर्जर। एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस बन गया नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नया एयर इंडिया। नाम तो नया था, पर प्रॉब्लम्स तो दो हो गए। सिस्टम्स मैच नहीं हो रहे थे, स्टाफ एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, ईगो क्लैशेज हो रहे थे, पायलट्स का शेड्यूल मिसमैच हो रहा था, और एचआर की फाइल्स तो उन्हीं ओल्ड बाबूज के हाथ में थी। एक तरह से जैसे एक अरेंज मैरिज हो गई जिसमें दोनों पार्टीज ऑलरेडी डाइवोर्स के मूड में हो। और ऊपर से 2006 में एक और बम फूटा। एयर इंडिया ने 68 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दे दिया, 50,000 करोड़ का। अब सोचिए, जब घर में खाना बनने को भी पैसा नहीं है, तब सरकार ने 5 स्टार होटल की बुकिंग करा दी। कैग ने बाद में इस डील को इकोनॉमिकली अनवायबल डिक्लेयर किया, पर पैसा तो जा चुका था। अब आप समझदार हो ये समझने के लिए कि ये पैसे किनके जेब में गए होंगे, पर लोन का इंटरेस्ट तो एयरलाइन के सर पे ही आ गया। 2008-9 में स्टाफ स्ट्राइक्स कॉमन हो गए, कभी बोनस के लिए, कभी सैलरीज के लिए। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, पैसेंजर ट्रस्ट टूट रहा था, और फिर आई सबसे बड़ी ट्रेजेडी, मई 2010 मैंगलोर क्रैश। 158 लोगों की डेथ हुई। जांच में पता चला पायलट फटीग, पुअर डिसीजंस और आउटडेटेड सेफ्टी सिस्टम्स। एयर इंडिया पे भरोसा अब लोग मजबूरी में कर रहे थे, चाहत में नहीं। जब बाकी एयरलाइन जैसे इंडिगो और जेट एयरवेज लो कॉस्ट मॉडल के साथ स्काई में छा गए, एयर इंडिया सिर्फ अपने पुराने मेडल्स लेके बैठा रहा। 2009 तक एयर इंडिया का एनुअल लॉस 5,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। कस्टमर सर्विस जीरो, ब्रांड इमेज डैमेज और एम्प्लॉइज डिमोटिवेटेड। एक जमाना था जब एयर इंडिया को देश की शान कहा जाता था। 2000 में वाजपेयी जी ने अपने सरकार के टाइम पे सोचा था कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, और शुरू हुई थी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की पहली कोशिश। ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन जैसे बिडर्स आए, टाटा भी आई, लेकिन कंडीशंस इतनी कंफ्यूजिंग थी कि सब भाग गए। फाइल्स चली, मीटिंग्स हुई, लेकिन डिसीजन जीरो। जेआरडी टाटा ने इस एयरलाइन को जिंदगी दे दी थी। उसी एयर इंडिया को टाटा ग्रुप लेने को तैयार था, पर ब्यूरोक्रेसी में इतने लूपहोल्स डाल दिए गए कि टाटा ने भी हाथ जोड़ लिए। 2010 के बाद लॉसेस तो छप्पड़ फाड़ के होने लगे। 300 में से 50 सीट की ऑक्यूपेंसी आती थी, और बाकी एयरलाइंस इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट सब ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे फ्लाई करते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने क्लियर बोला कि सरकार दुकानदार नहीं होती है। एयर इंडिया का लॉस तब तक 60,000 करोड़ क्रॉस हो चुका था। हर साल टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा था। फ्लाइट के ऊपर सिर्फ खाली कुर्सियां और भारी भरकम लोन। 2017 में फिर से प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, पर एक कंडीशन डाल दी गई, बायर विल टेक फुल डेप्ट। ऐसे में कौन शादी करेगा भाई जहां दुल्हन के साथ 60,000 करोड़ का कर्ज फ्री में मिल जाए। सबने हाथ जोड़ लिया, और फिर आई सबसे बड़ी मार, कोविड। पूरा एविएशन सेक्टर ठप हो गया, और एयर इंडिया तो पहले से आईसीयू में थी। लेकिन एक तरफ एयर इंडिया अपने अंतिम सांस गिन रही थी, और दूसरी तरफ एक पुराना मालिक क्वाइटली कमबैक प्लान कर रहा था। यस, टाटा ग्रुप वॉज वॉचिंग क्वाइटली, पेशेंटली, सही वक्त का इंतजार कर रहा था, जैसे कोई बाप अपने भटके हुए बेटे को दोबारा अपनाने का सपना देख रहा हो। और 2020 के एंड तक सरकार ने फाइनली बोला, डेट का मेजर हिस्सा हम उठाएंगे, बायर को ऑपरेशनल कंट्रोल मिलेगा। फिर असली गेम ऑन हुआ, और इस बार सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग बिड लगाया टाटा ने। अक्टूबर 2021 देश में एक अनाउंसमेंट हुई जिसका सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों को छू गया। एयर इंडिया 68 सालों के बाद वापस लौट रही थी अपने असली घर। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदा, जिसमें से 15,300 करोड़ डेट उन्होंने उठाया और 2,700 करोड़ कैश दिया सरकार को। पर असली वैल्यू डील की पैसों में नहीं थी, ये डील थी घर वापसी की। रतन टाटा ने एक छोटी सी लाइन ट्वीट करी थी, वेलकम बैक एयर इंडिया। 4 सिंपल वर्ड्स पर पूरे देश को इमोशनल कर दिया। ये सिर्फ एक बिजनेस एक्विजिशन नहीं था, ये था एक इमोशनल रियूनियन।
जेआरडी टाटा के सपनों का पुनर्जन्म। टेक ओवर के तुरंत बाद टाटा ने शुरू किया ऑपरेशन 100 डे। टारगेट था टाइम पर फ्लाइट्स, ऐप और वेबसाइट अपग्रेड, कस्टमर सर्विस का मेकओवर और रिजल्ट। पहली बार लोग कहने लगे यार एयर इंडिया में प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है। टाटा ग्रुप ने सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं ली थी, उनके पास ऑलरेडी थी विस्तारा, टाटा प्लस सिंगापुर एयरलाइंस और लो कॉस्ट एयर एशिया इंडिया भी। और फिर हुआ एक हिस्टोरिक मूव, मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया प्लस विस्तारा प्लस एयर एशिया इंडिया को, एक नए यूनिफाइड ब्रांड बना, न्यू एयर इंडिया। ये स्ट्रैटेजी सिंपल थी, लग्जरी का एक्सपीरियंस, लो कॉस्ट का इफिशियंसी और टाटा का ट्रस्ट। न्यू लोगो, न्यू यूनिफॉर्म्स बाय इंटरनेशनल डिजाइनर्स और एक कंप्लीटली रीडिजाइंड केबिन एक्सपीरियंस। अब एयर इंडिया में आईएफई स्क्रीन्स मिलते हैं नेटफ्लिक्स के जैसा, फूड्स क्यूरेटेड बाय सेलिब्रिटी शेफ्स और सीट का लेगरूम भी बढ़ा दिया गया। टाटा ने लगाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल अपग्रेड्स जैसे कि AI.G चैटबॉट फॉर इंस्टेंट टिकट हेल्प, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स फॉर एयरक्राफ्ट, सीमलेस फेशियल रिकॉग्निशन बोर्डिंग इन सेलेक्ट एयरपोर्ट्स। पहली बार लगा कि एयर इंडिया फ्यूचर रेडी है और सिर्फ देश की एयरलाइन नहीं, दुनिया की भी बन सकती है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एयर इंडिया ने 38,812 करोड़ का रेवेन्यू किया, पर 4,444 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन ये 22-23 के 11,388 करोड़ के लॉस के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। एक समय था जब लोग बोलते थे यार एयर इंडिया से मत जाना, लेट होती है। फिर लोग कहने लगे टाटा के हाथ में है, टेंशन नहीं है। और इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पार्ट ये था कि एयर इंडिया की फ्लाइट सिर्फ हवा में नहीं, लोगों के भरोसे में भी वापस उड़ने लगी थी। लेकिन हर कहानी में एक फाइनल टेस्ट होता है और एयर इंडिया के लिए वो टेस्ट अभी आया नहीं था। 12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ी एक फ्लाइट, एयर इंडिया AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। बस कुछ ही सेकंड में एक भयानक हादसे में बदल गई। डेस्टिनेशन था लंदन गैटविक, लेकिन प्लेन ने टेक ऑफ किया सिर्फ 32 सेकंड के लिए। एयरक्राफ्ट बेयरली 625 फीट तक उड़ा ही था कि अचानक ऑल्टीट्यूड लूज करने लगा और सीधा टकरा गया अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से। फ्लाइट में थे 242 लोग, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, और उनमें से सिर्फ एक इंसान बचा। बाकी सब इंक्लूडिंग 39 लोग जमीन पर इस हादसे का शिकार बन गए। क्रैश के कुछ घंटों के बाद ही एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्सेज रिकवर हो गए थे और उनसे पता चला कि फ्लाइट ने टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी पावर सिस्टम एक्टिवेट किया। इसका मतलब था राम एयर टरबाइन डिप्लॉय हो चुका था, यानी इंजन फेलियर की पॉसिबिलिटी। पायलट ने इमरजेंसी कॉल दिया, मेडे मेडे। कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट पायलट क्लाइव कुंडर ने लास्ट मोमेंट तक एयरक्राफ्ट को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन टकराव इतना जबरदस्त था कि पूरे मेडिकल हॉस्टल का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया। जमीन पर भी मैसिव ब्लास्ट और फायर हुआ। फ्लाइट में नेशनलिटी ब्रेकआउट कुछ ऐसा था, 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्टुगीज और 1 कैनेडियन। ये हादसा बन गया एयर इंडिया का सबसे बड़ा क्रैश सिंस 1985 कनिष्क बॉम्बिंग। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का फर्स्ट ईवर फैटल क्रैश सिंस 2011 और इंडिया का डेडलीस्ट एविएशन डिजास्टर सिंस 1996 चरखी दादरी क्रैश। एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस, डॉक्टर सब तुरंत पहुंच गए साइट पर। बचाने की कोशिश की गई, लेकिन लॉस इतना ज्यादा था कि सिर्फ एसेज और साइलेंस बचा। इन्वेस्टिगेशन अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है, बोइंग, डीजीसीए, जीई एविएशन और एनटीएसबी के साथ मिलकर। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया हर विक्टिम के लिए 1 करोड़ का कंपेंसेशन, लाइफ टाइम इंश्योरेंस उनके फैमिलीज के लिए और इमोशनल सपोर्ट वाया डेडिकेटेड हेल्पलाइंस। ये क्रैश एक ट्रेजेडी नहीं, एक अल्टीमेट टेस्ट था, ना सिर्फ एयर इंडिया के लिए बल्कि पूरे इंडियन एविएशन सिस्टम के लिए। रूल्स, इंस्पेक्शंस, ट्रेनिंग, सबको दोबारा सोचने का टाइम आ गया। इस क्रैश से इंडिया के सिस्टम्स पे एक कलंक लग गया और एयर इंडिया के मेंटेनेंस पे भी कलंक लग गया। अब आप इस वीडियो के बारे में या क्रैश के बारे में जो भी बोलना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।